छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र में आतंक और माओवाद के खिलाफ एक मजबूत दीवार बनकर खड़े रहने वाले 2003 बैच के सीनियर आईपीएस अधिकारी पी सुंदरराज का अब राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी और संवेदनशील जिम्मेदारी सौंपी गई है। केंद्र सरकार ने उनकी प्रशासनिक और रणनीतिक क्षमताओं पर भरोसा जताते हुए उन्हें राष्ट्रीय जांच एजेंसी में इंस्पेक्टर जनरल यानी आईजी के पद पर नियुक्त किया है। पी सुंदरराज की गिनती छत्तीसगढ़ पुलिस के सबसे अनुभवी और रणनीतिक रूप से कुशल अधिकारियों में होती है। बस्तर रेंज के आईजी के रूप में उनके लंबे कार्यकाल को हमेशा याद रखा जाएगा। इस बेहद संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में तैनाती के दौरान उन्होंने न केवल नक्सल विरोधी अभियानों को बढ़ावा दिया और इसी के साथ संचालन में भी उनकी अहम भूमिका रही। स्थानीय आदिवासियों का विश्वास जीतकर कम्युनिटी पुलिसिंग को भी बढ़ावा दिया। मूल रूप से तमिलनाडु के कोयम्बटूर के रहने वाले पी सुंदरराज का जन्म 27 फरवरी 1980 को हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल से पूरी की और ग्रेजुएशन में बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की और साल 2003 में देश की सबसे प्रतिष्ठित सिविल सर्विसेज परीक्षा क्रैक कर आईपीएस अधिकारी बने, जिसके बाद उन्हें छत्तीसगढ़ कैडर अलॉट हुआ। तो उनकी भूमिका के बारे में जितना हम आपको बताएं उतना कम है, क्योंकि अगर छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद आज खत्म हुआ है उसमें उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पी सुंदरराज को अब अहम जिम्मेदारी मिली है और इसी के साथ अब क्योंकि लगातार हमने देखा है कि जिस तरह से उनके कार्य रहे हैं, काफी प्रभावशाली तरीके से वो अपने कार्य को करते हैं, समन्वय बिठाकर अपनी कार्यशैली को आगे बढ़ाते हैं और इसीलिए उन पर भरोसा जताया है और इसी के साथ ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनको दी गई है। नक्सल मोर्चे पर मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड उनका माना जाता है और छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अगर खत्म हुआ है तो उसमें उनकी बेहतरीन प्रदर्शन रहा है और इसी के साथ महत्वपूर्ण भूमिका भी रही है। बस्तर मॉडल की राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए ये गौरव का क्षण है, क्योंकि पहले अधिकारी रहने वाले हैं जिनको एनआईए में आईजी के पद से नवाजा गया है और इसी के साथ ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। तो 2029 में प्रभारी आईजी बनाकर बस्तर आए थे पी सुंदरराज और उसके बाद ही उन्होंने अपनी कार्यशैली से सबको प्रभावित किया। सुंदरराज पी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में कई बड़े एनकाउंटर भी हुए हैं। सबसे बड़ी बात यही रही है कि अगर नक्सलवाद को लेकर बात की जाए तो उनकी जो भूमिका रही है काफी महत्वपूर्ण रही है। एक समन्वय बिठाकर कार्य करने की जो उनकी क्षमता है उस पर उन्होंने महत्वपूर्ण यहाँ पर योगदान दिया है छत्तीसगढ़ में, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद जब खत्म हुआ वहां उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही और इसीलिए अब उन पर इतना भरोसा जताया है और छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए एक गौरव का क्षण ये है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र में आतंक और माओवाद के खिलाफ एक मजबूत दीवार बनकर खड़े रहने वाले 2003 बैच के सीनियर आईपीएस अधिकारी पी सुंदरराज को अब राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी और संवेदनशील जिम्मेदारी सौंपी गई है और बीएसटीवी पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हम आज उनसे बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ पी सुंदरराज जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका और आपसे बहुत सारी चीजें जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, लेकिन एक विजन, एक मिशन जो आप लेकर आए थे छत्तीसगढ़ में वो तो हमने देखा ही है। अब जब ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है, एनआईए के आईजी पद पर आप रहने वाले हैं, उस दौरान क्या कुछ तैयारी रहेगी, क्या कुछ विजन रहेगा? भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन की मंशा अनुरूप और क्षेत्र की जनता की इच्छा अनुसार बस्तर संभाग के अंतर्गत सुरक्षा बल ने एक योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई किया, जिसके परिणाम स्वरूप अभी नक्सल समस्या लगभग पूर्ण रूप से बस्तर इलाका और आसपास जो पूर्व में नक्सल प्रभावित इलाके में समाप्त हो चुकी है। अभी आगे विकास कार्य को गति प्राप्त हो रहा है और इलाका में एक विश्वास के वातावरण निर्मित हो रहा है और जैसा भी व्यक्तिगत रूप से इस यात्रा में एक भागीदारी बनने के शासन ने अवसर दिया, उसके लिए हम शुक्रगुजार और क्षेत्र की जनता का भी काफी स्नेह और प्यार समर्थन और रहा और सभी संबंधित का सबका समर्थन भी रहा और आगे का जो कार्रवाई के दृष्टिकोण से अभी नियुक्ति प्राप्त हुआ है और जैसा अभी ज्वाइनिंग करना शेष है, ज्वाइनिंग करने का पश्चात फिर नए संगठन की जो आगे जो मार्गदर्शन रहेगा उसी अनुसार अपना कार्य रहेगा। जी
सर, छत्तीसगढ़ को आपने बहुत बारीकी से देखा है, समझा है, काफी लंबे समय आपका योगदान रहा है। और अगर नक्सलवाद खात्मे की बात करें, अगर छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हुआ है आज, उसमें आपकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। क्या स्ट्रैटेजी रही? क्योंकि जब आपने देखा होगा बहुत सारे नक्सल अटैक आपने खुद देखे होंगे, समझे होंगे, क्या स्ट्रैटेजी रही, क्या कुछ तैयारियां रही, जरा इसके बारे में बताइएगा। वर्तमान में जो बस्तर क्षेत्र में एक सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहा है, इसके पीछे शासन की एक स्पष्ट मंशा है, क्षेत्र की जनता की इच्छा शक्ति है और हमारा जो टीम का एक हार्ड वर्क है, जैसा डीआरजी से लेकर एसटीएफ, बस्तर फाइटर्स, कोबरा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, छत्तीसगढ़ पुलिस, तमाम अन्य जो सुरक्षा बल, स्थानीय प्रशासन, क्षेत्र की जनता, जनप्रतिनिधिगण और मीडिया के साथीगण, ऐसा समाज के वरिष्ठ जन, सबका एक संयुक्त प्रयास रहा है, एक टीम वर्क के माध्यम से, जैसा माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय और शासन के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, पुलिस मुख्यालय का मार्गदर्शन, इस प्रकार सबका एक संयुक्त प्रयास रहा, जिसके परिणाम सबके समक्ष है। और इसमें काफी कठिन परिस्थिति को भी पूर्व में सामना करना पड़ा। जो माओवादियों के जो जंगल वॉरफेयर एक युद्ध रहते हैं, उन लोग का जो गुरिल्ला चुपकर वार करने का आईडी के माध्यम से सुरक्षा बल को काफी बड़ी नुकसान पूर्व में पहुंचाया गया। यदि आंकड़ा के हिसाब से देखा जाएगा, विगत यदि 20-25 वर्षों में लगभग 2000 से अधिक निर्दोष ग्रामीण का माओवादी की हिंसा का उनका शिकार होना पड़ा। 1500 से अधिक हमारा सुरक्षा बल सदस्य का बलिदान हुआ है। इस प्रकार सबका काफी संघर्ष रहा। इसके बाद फिर अभी वर्ष 2024 में एक टारगेट लक्ष्य निर्धारित किया गया। उसके लक्ष्य के अनुरूप हम सब अपना कार्य योजना को बनाकर एक एक कदम मजबूती से आगे बढ़ते गए और सभी का समर्पण, सबका जो मेहनत है, इसके परिणाम अभी नक्सल गतिविधि पूर्ण रूप से न सिर्फ बस्तर इलाके में, संपूर्ण भारत देश अंतर्गत जो नक्सल मुक्त बस्तर, नक्सल मुक्त भारत का जो एक संकल्प है, वो पूरा होते हुए नजर आ रहा है। साफ तौर पर सर, और जैसे आपके बारे में कहा जाता है कि समन्वय बिठाने में आप काफ़ी माहिर हैं और समन्वय के साथ काम करने की जो शैली है आपकी, वो एक बहुत ही प्रभावशाली शैली है। अगर इस दौरान देखें तो सीआरपीएफ, बीएसएफ और राज्य पुलिस के बीच समन्वय बिठाना भी एक चैलेंज होता है। ये समन्वय कैसे बिठाया आपने, क्या प्रयास रहे? हमारा जो पूरा कार्य योजना के केंद्रीय बिंदु रहा, सभी सदस्य, जैसा इसमें स्थानीय पुलिस से लेकर केंद्रीय अर्धसैनिक बल और सुरक्षात्मक कारण से हम कुछ एजेंसीज का नाम नहीं ले पा रहा है, एक प्रोटोकॉल होते हैं, उसी कारण से उन लोगों का नाम नहीं ले पा रहा, लेकिन उनका भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका रहा है और सभी संबंधित का साथ एक अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा। इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन भी बेहतरीन रहा इस अवधि में और सभी इंटर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन, सभी तरीके से जो आपस में एक कोऑर्डिनेशन करके जो एक एक कदम मजबूती से हमारा टीम ने आगे बढ़ते गए और बीच बीच में सभी का जो मार्गदर्शन, शासन का सुपरविजन, शासन का दिशा निर्देश और पुलिस मुख्यालय और संबंधित फोर्सेस के जो हेडक्वार्टर्स होते हैं, सीआरपीएफ हो या बीएसएफ हो, सभी संबंधित फोर्सेस के हेडक्वार्टर से भी आवश्यक सहयोग और कोऑर्डिनेशन प्राप्त हुआ और इंटरस्टेट में भी लगातार हम सूचना का आदान प्रदान करते हुए सबसे तालमेल बनाकर मजबूती से एक एक कदम आगे बढ़ते गए। जैसा हमारा जो 7 जिला से जो पुलिस अधीक्षक से लेकर नीचे उनका अधीनस्थ बल सदस्य, कमांडर, सबने भी पूरा मेहनत के साथ, पूरे समर्पण के साथ जो कार्य को क्रियान्वयन किया और जिला प्रशासन का सभी जो विंग्स ने अपना भूमिका निभाए थे। सिर्फ एक फ्रंट में ये लड़ाई नहीं लड़ा गया, मल्टीपल फ्रंट्स में ये युद्ध को लड़ाया गया ताकि जो एक अपेक्षित परिणाम हम प्राप्त कर पाए। बिल्कुल सर, और एक और देखिए, ये तो एक महत्वपूर्ण बात आपने कही कि समन्वय के साथ ही जब कोई कार्य किए जाता है तो उसके बेहतर परिणाम है और वो आज साफ तौर पर छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक और चीज़ हमने देखी है, जो स्ट्रैटेजी रही है आप लोगों की छत्तीसगढ़ में, क्यों हमने देखा है कि नक्सलवाद को खत्म करने के बहुत सारे तरीके थे, लेकिन आप लोग ने सरेंडर पर विशेष फोकस दिया कि जो जितने भी नक्सली हैं वो सरेंडर करें और उनको मुख्य धारा में वापस लाया जाए और उनको जो बेसिक सुविधाएं हैं वो दी जाए। वो कितनी बड़ी एक विचारधारा क्या थी, उसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी थी, कैसे वो माइंडसेट आया कि इनको एक जो बेसिक लाइफ है, जो आम जनता की लाइफ है, वहां की ओर इनको अग्रसर करना चाहिए या वहां की ओर इनको लेकर जाना चाहिए? पुनर्वास पॉलिसी के माध्यम से शासन ने स्पष्ट कर दिए थे, यदि कोई भी माओवादी कैडर व्यक्तिगत रूप से या पूरे समूह के साथ हथियार छोड़कर, हिंसा का रास्ता छोड़कर यदि समाज की मुख्य धारा में आना चाहता होगा, उन्हें स्वागत की गई, समाज भी उनको स्वीकार किया। हमारा एक अभियान रहा पुनः मार्गम, पुनर्वास पुनर्जीवन। उस अभियान के तहत विगत यदि
2-2.5 साल की अवधि में देखा जाएगा लगभग 3,000 से अधिक माओवादी कैडर ने हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में शामिल हुआ। और विशेष तौर पर अक्टूबर 2025 से जो माओवादी कैडर ने हथियार भी लेकर शासन के समक्ष उसको सौंप दिया गया। AK-47 इंसास इंसास इस प्रकार का काफी बड़ी संख्या में आर्म्स एम्युनिशन को भी शासन के समक्ष समर्पण करके मुख्यधारा में जो माओवादी कैडर शामिल हुआ उनके पुनर्वास के लिए स्किल डेवलपमेंट में काफी फोकस की जा रही है। जो पूर्व में हथियार लेकर जंगल में घूम रहा था, आज की डेट में कोई टेलर का काम सीख रहा है, कोई इलेक्ट्रिशियन का काम सीख रहा है या कोई मोटर ड्राइविंग का काम सीख रहे हैं। इस प्रकार एक समान जीवन जीने के लिए उनका अवसर भी प्रदान की जा रही है। उनका सभी प्रकार का जो सहायता शासन के पुनर्वास पॉलिसी प्राप्त की जाए ताकि वो वापस समाज में जाकर एक सामान्य पारिवारिक और सामाजिक जीवन जी सकता है। इसका काफी एक सकारात्मक असर रहा और सभी फ्रंट में, जैसा ऑपरेशन में भी हमारा DRG से लेकर सभी बल सदस्य ने बेहतरीन काम किया। पुनर्वास के लिए पुलिस, स्थानीय प्रशासन, शासन के मार्गदर्शन अनुसार कार्रवाई किया। समाज के प्रमुख लोग भी इसमें प्रमुख भूमिका निभाए थे। मीडिया का साथीगण भी इसमें काफी अच्छा एक भूमिका निभाया है। इन सबके माध्यम से आज की डेट में मतलब माओवादी कैडर जो पूर्व में हिंसा के रास्ते में चल गए थे वो वापस मुख्यधारा में शामिल होकर एक शांतिपूर्ण जीवन जीने के साथ साथ विकास का भी सहयोगी बन रहा है। सर, लोकल एंगेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है, लोकल कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी होता है वहाँ, क्योंकि आपने छत्तीसगढ़ को बारीकी से देखा है, समझा है, तो आपको क्या लगता है जिस दौरान नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने का प्रयास था, बस्तर को नक्सल मुक्त बनाना था, उस दौरान लोकल एंगेजमेंट ने कितना हेल्प किया है आपको? और क्योंकि कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, आज भी हम देखते हैं जो एक आम जनता है उसके मन में एक थोड़ा सा डर तो रहता ही है कि पुलिस के पास जाना चाहिए या नहीं। कई बार होता है उनको अगर चीज़ें कुछ लग भी रही हैं तो भी वो बताने से कतराते हैं। लेकिन आपके बारे में यही एक हमने बहुत अच्छी चीज़ सुनी है कि आपका लोकल एंगेजमेंट, लोकल कनेक्टिविटी जो है बहुत स्ट्रांग है, जिसकी वजह से मुझे लगता है नक्सल ऑपरेशन में काफ़ी हेल्प मिली होगी। निश्चित रूप से शासन के ये कार्य योजना में एक महत्वपूर्ण वर्टिकल है, जनता का विश्वास अर्जित करना है। इसी के तहत हमारा जो कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम से अलग अलग जगह में जो स्थानीय भाषा बोली में हमारा बल सदस्य जाकर क्षेत्र की जनता से लगातार बातचीत करके पूर्व में माओवादी द्वारा एक साजिश के तहत शासन और जनता के बीच में, पुलिस और जनता के बीच और प्रशासन और जनता के बीच में दूरी को बढ़ा दिया गया। उस दूरी को मिटाने के लिए हमारा बल सदस्य ने लगातार मेडिकल कैंप और जैसे स्पोर्ट्स इवेंट्स इत्यादि कार्यक्रम आयोजित किया गया। बस्तर पनडुब्बी और बस्तर ओलंपिक्स का भी काफी महत्वपूर्ण इसमें भूमिका रहा। विगत 2 साल में बस्तर पनडुब्बी का भी 2 एडिशन हुआ, बस्तर ओलंपिक्स का भी 2 एडिशन हुआ। इसमें काफी अच्छी संख्या में युवा ने पार्टिसिपेट किया है और क्षेत्र का जो कल्चरल हेरिटेज है, एक सांस्कृतिक विरासत है, उसको भी बढ़ावा देने के उद्देश्य से बस्तर पनडुब्बी आयोजन में भी काफी उत्साह से स्थानीय लोग पार्टिसिपेट किया। इस प्रकार शासन और जनता के बीच के संबंध को मजबूत और मधुर किया गया, जिसकी परिणाम जो हमारे नक्सल विरोधी अभियान में भी हमको देखने के लिए मिला है। जनता का विश्वास प्राप्त हुआ, उनका सहयोग प्राप्त हुआ। इसी कारण से हम इस अभियान को, जो मिशन को पूर्ण करने में काफी एक इम्पोर्टेंट रोल रहा। सर, छत्तीसगढ़ की अगर सरेंडर पॉलिसी की बात करें तो इस पर नक्सलियों ने कैसे भरोसा किया और ये कितना बड़ा चैलेंज था कि वो भरोसा करें, उनको भरोसा दिलाना, उसको कैसे देखते हैं और भरोसा कैसे किया, जरा उसके बारे में भी बताइएगा। क्रेडिबल पोलिसिंग इसी का काफी महत्वपूर्ण जो विषय है, उसी को तहत मतलब जैसा शासन ने तब सरेंडर रिएक्टेशन पॉलिसी का रिवाइज करके उसको घोषणा किया और इस विषय को लेकर लगातार अंदरूनी क्षेत्र में भी प्रचार प्रसार की गई। जो माओवादी कैडर का परिजन, उनके गांव के लोग से भी संपर्क किया गया। सबने मिलकर मतलब माओवादियों तक ये संदेश देने के लिए लगातार प्रयास की गए, हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में शामिल होने के लिए। और जो कार्रवाई जो की गई तो उसके बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली सभी प्रकार का कार्रवाई की गई। एक क्रेडिबिलिटी बन गए थे जनता और शासन के बीच में, और माओवादियों भी जो शासन के ऊपर विश्वास करते हुए काफी बड़ी संख्या में हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के लिए आए थे। उनका पुनर्वास के लिए जो कमिटमेंट थे उसको भी लगातार अभी स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर से लेकर सभी प्रकार का सहायता, उनका मेडिकल असिस्टेंस भी दी जा रही है। अभी हाल फिलहाल में एक विशेष शिविर लाकर जो पूर्व में माओवादी का जो नसबंदी की गई थे उनका रिवर्स वेसेक्टोमी सर्जरी भी किया गया था, ताकि बाद में वो एक सामान्य पारिवारिक जीवन जी सकता है। इस प्रकार जो पुनर्वास पॉलिसी के सभी विषय को ध्यान में रखकर उसको क्रियान्वयन की गई, जिसका काफी अच्छा असर मैदान में देखने के लिए मिला। सर, एक फाइनल रिएक्शन आपसे लेना चाहूंगी आइडियोलॉजी को लेकर, क्योंकि आज भी
अगर हम देखें छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद तो खत्म हो चुका है, लेकिन अगर युवाओं में देखें, कई बार ऐसे हम देखते हैं कि कुछ ओकेजन्स होते हैं जहां पर हिडमा के गाने बज रहे होते हैं और लोग इसको काफी कूल समझ रहे होते हैं, खास करके युवा। उन पर एक विशेष मैसेज पहुंचाने का जो प्रयास है वो कैसे किया जाना चाहिए, और जो मेंटालिटी है, जो आइडियोलॉजी है, उसको कैसे चेंज किया जाना चाहिए? बस्तर क्षेत्र की सुरक्षा, विश्वास और विकास के लिए वो काफी बड़ी संख्या में हमारा सुरक्षा बल सदस्य ने सर्वोच्चतम बलिदान दिया। क्षेत्र के नागरिक का भी बलिदान हुआ, मीडिया साथीगण, जनता, जनप्रतिनिधि सबका विगत वर्षों में काफी बलिदान हुआ। इस संघर्ष के पश्चात हमने काफी मुश्किल से आज बस्तर में एक शांति का वातावरण देखने के लिए मिल रहा है। स्थानीय जनता, खासतौर पर युवा वर्ग से हमारा अपील रहेगा जो इस परिस्थिति को संभाल कर रखना चाहिए और बस्तर का काफी एक अच्छा उज्जवल भविष्य है, उसी दिशा में मजबूती से हमको एक कदम आगे बढ़ना चाहिए। किसी प्रकार का कोई गैर कानूनी या संवैधानिक विरोधी कोई ताकत है उसकी बातों में हमको नहीं आना चाहिए और वैसा भी अभी बस्तर में उस प्रकार का ताकत का पूर्ण रूप से अभी समाप्ति हो चुकी है, लेकिन पुनः उस प्रकार की यदि कोई ताकत समाज के बीच में आकर कोई गलत दिशा में क्षेत्र की जनता, युवा युवती को ले जाने के लिए प्रयास करके उसे सतर्क रहने की आवश्यकता है। पुलिस और सुरक्षा बल प्रशासन लगातार उनके ऊपर निगाह रखेगा और उचित कानूनी कार्रवाई भी करेगा उनके खिलाफ। लेकिन मैं पूर्ण विश्वास के साथ बता सकता अभी जनता काफी जागरूक हो गई और अभी लगभग 2 पीढ़ी नक्सल हिंसा के कारण से उनका भविष्य खराब हो गए थे। अभी काफी एक सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है बस्तर को अपना सांस्कृतिक विरासत है, इधर का प्राकृतिक सौंदर्यता और इधर का जो काफी अच्छी चीज है उसका देश दुनिया समक्ष प्रस्तुत करने के लिए निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र की जनता जागरूक होकर और सब शांतिपूर्ण तरीके से और कानूनी प्रावधान के तहत संविधान द्वारा दी गई ताकत के साथ बस्तर को मजबूती से एक कदम आगे ले जाएगा, ये पूर्ण साफ तौर पर सर बिल्कुल आपके जो प्रयास रहे हैं, आपकी जो स्ट्रैटेजी रही है, उल्लेखनीय प्रदर्शन रहा है आपका, जिसकी वजह से आज छत्तीसगढ़ में हम देखें अगर नक्सल मुक्त रहा है, महत्वपूर्ण योगदान आपका रहा है। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका कीमती समय हमें देने के लिए और हमारे दर्शकों को इन महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बताने के लिए, क्योंकि अगर छत्तीसगढ़ आज नक्सल मुक्त हुआ है इसमें कई ऐसे अधिकारी हैं जिनके विशेष योगदान रहा है और इसी में सीनियर आईपीएस अधिकारी पी सुंदरराज की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, जहां पर हमने उनसे देखा, समझा और उनसे जाना कि क्या कुछ स्ट्रैटेजीज रही, कैसे समन्वय के साथ उन्होंने इन स्ट्रैटेजीज पर आगे काम किया। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।